गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग? सभी कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं। और आप लोग को बता दें कि अभी तक तो आप लोग 4 सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम का टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख चुके हो। ठीक है, तो आज से आपका लास्ट सब्जेक्ट आप लोग को पता है, अंत भला तो सब भला। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी माइक्रोवेव आपका लास्ट ही सब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, और यहाँ भी आज एग्जाम के पहले एग्जाम का लास्ट सब्जेक्ट हुआ और उसका अभी आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा एमसीक्यू का। ठीक है, तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, टोटल स्टूडेंट जल्दी से लिंक को शेयर कर दें। और पूरे बिहार में कोई ऐसा स्टूडेंट को ना लगना चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है तो उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि एमसीक्यू द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। जितना जल्द हो सके पूरे बिहार में हर एक कॉलेज के ग्रुप में शेयर हो जाना चाहिए, हर एक ग्रुप में तहलका मच जाना चाहिए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से माइक्रो इंजीनियरिंग का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2021 में आपके आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जो एग्जाम होगा और एग्जाम से पहले एग्जाम हम लोग इस तरह से सेट करके लाए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दे ताकि हम जो एग्जाम के पहले एग्जाम का वो क्वेश्चन है, देख लीजिए यही आपका क्वेश्चन है, सभी को नजर आ रहे होंगे। एग्जाम के पहले एग्जाम ये क्वेश्चन आप कहां मिलेंगे, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे ये आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे आपको, आंसर भी आपको बताएंगे, तो अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लाइव सेशन आपका समाप्त होगी आप कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट लगभग जुड़ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एग्जाम के पहले एग्जाम जितने भी स्टूडेंट दिए थे तो उनका भी आज लास्ट था, तो जल्दी से आप लोग लिंक को सभी शेयर कर दें। और हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप लोग के पास ओनली फॉर 10 सेकेंड तक टाइमिंग है, 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड का टाइमिंग है। सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे। और एक बात और बता दे, बेफालतू और किसी अलग मतलब बोला जाए तो जिससे माइक्रो से रिलेटेड नहीं होगा उसके कमेंट आप लोग काम करने का ट्राई करेंगे। बस जब हम बोलेंगे कि आंसर देना है, डेट मीन्स देना है, और उसके बाद कमेंट बंद हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या, पूरा फोकस आपके इधर होना चाहिए व्हाइट बोर्ड की तरफ कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन एक होंगे, सॉल्यूशन आपको बहुत तरह के दिया जाएगा, इससे काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और क्वेश्चन नंबर 1, एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी द साइज ऑफ एंटीना बिकम, बोलता यह है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे एंटीना का साइज क्या होता है। ऑप्शन ए में है स्मॉल, बी वेरी स्मॉल, सी लार्ज और डी वेरी लार्ज। आपके पास ओनली फॉर 10 सेकंड का टाइमिंग है और 10 सेकंड में आप सभी को कमेंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए बोलता ये है कि बोल जा रहा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से एक रिलेशन आता है कि यहाँ पे एक रिलेशन जो आप लोग को बहुत बार इंट्रोडक्शन में भी क्या बताया गया है। इंट्रोडक्शन क्या बताया गया है कि अगर किसी का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता हो तो वेवलेंथ क्या होता है, कमता है। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपॉन सी बाई लेमडा इस तरह से, या फिर आप पढ़े होंगे लेमडा इक्वल टू सी बाई एफ, ये 2 तरह के फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में पढ़े होंगे। और जनरली हम जानते हैं कि लेमडा जो है कि ये जो हम लोग देखते हैं क्या कि इसका रिलेशन एक हाइट ऑफ एंटीना से भी आता है। तो हम लोग पहला ही अगर देख लें कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना लेमडा का वैल्यू कम होगा, जितना लेमडा का वैल्यू कम होगा उतना ही कम क्या होगा, हाइट ऑफ एंटीना होगा। क्योंकि लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 4 जनरली हाइट ऑफ एंटीना को हम लोग लेकर के चलते हैं।
मतलब जनरल केस में λ/4 नहीं तो λ/2, स्पेशल केस में तो जब लेमडा का ही वैल्यू कम हो जाएगा तो λ/4 करेंगे तो और वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, तो हाइट ऑफ एंटीना क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे हाइट ऑफ एंटीना बहुत ही कम यानी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है और क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन माइक्रोवेव सिग्नल। बात कह रहा ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो माइक्रोवेव को सिग्नल का एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है या फिर एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है गॉन डायोड, स्ट्रैप मैग्नेट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और डबल कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो आप सभी लोग के पास 10 सेकंड का टाइमिंग है और उस 10 सेकंड में सभी लोग क्या करें, आंसर दें, फास्ट करें। जब हम बोले आंसर देने के लिए तभी आप कमेंट बॉक्स में इन कीजिएगा, वरना फालतू का कोई भी मैसेज नहीं करेंगे। जो भी मैसेज करेंगे इधर उधर का बात उनको सीधा यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। टू बी कंसंट्रेशन ऑन योर स्टडी। ओके, तो यहाँ पे बात ये है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम माइक्रोवेव सिग्नल का एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कहीं ना कहीं रिलेशन जो एम्पलीफिकेशन का है, ये रिलेशन कहां से है, तो ये रिलेशन एम्पलीफायर से है। तो जो डिवाइस एम्पलीफायर के जैसा वर्क करेगा वही तो एम्पलीफिकेशन करने का काम करेगा। तो आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है आपका गॉन डायोड। तो हम लोग जानते हैं कि गॉन डायोड क्या है, तो गॉन डायोड एज अ ऑसिलेटर काम करता है। क्या, एज अ ऑसिलेटर। अब एज अ ऑसिलेटर का भी एम्पलीफायर के जैसा वर्क करेगा नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपके गलत। दूसरा क्या है, स्टेप अप मैग्नेट्रॉन, यानी मैग्नेट्रॉन क्या है, तो मैग्नेट्रॉन भी एक ऑसिलेटर ही है, तो ये भी नहीं एम्पलीफिकेशन का काम करेगा। थर्ड जो है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन भी क्या है, एक माइक्रोवेव ऑसिलेटर है। ठीक है, तो ये भी नहीं, मतलब 3 ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो बात ये है कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब सही है तो वहां पे ऑप्शन क्या है, डबल कैविटी क्लिस्ट्रॉन। क्या, डबल कैविटी क्लिस्ट्रॉन, डबल कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो एक चीज जानते हैं दोस्त, आप सभी लोग को 2019 और 2020 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया गया। डबल कैविटी का मतलब क्या होता है, 2 कैविटी वाला क्लिस्ट्रॉन, और 2 कैविटी वाला क्लिस्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। कैसा एम्पलीफायर है, तो एक नैरो बैंड एम्पलीफायर है, यानी एक क्या, डबल कैविटी क्लिस्ट्रॉन। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को आंसर पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर 2 का क्या होगा, तो 2 का सही आंसर आपका डी होगा। चलिए दोस्त, तो आप लोग जल्दी से शेयर भी करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें, जितना जल्दी आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहें, क्योंकि बिहार का कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिनके पास ये वीडियो ना पहुंच पाए। आपके पास जितने कॉन्टेक्ट है, आपसे जितने सक्षम हो, आप शेयर कर दो। हर एक स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अंत भला तो सब भला, इफ इट्स वेल ऑल इज वेल, पता है ना। तो आप सभी स्टूडेंट चाहिए कि इस डिप्लोमा सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर डिप्लोमा को अंत करने के लिए माइक्रोवेव में आपको पास होना अति आवश्यक है, वरना आप पीछे रह जाइएगा। 1 ईयर बैक हो सकते हैं, ऐसा ही नहीं माइक्रोवेव नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट आपका पास होना कंपलसरी है। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आप अच्छा कर रहे हैं, माइक्रोवेव आप अच्छा नहीं करें, तो दिक्कत है ना दोस्त। ठीक है, तो आप जल्दी से शेयर करें। इसी के साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसको देखें और पढ़ने का ट्राई करें। बोलता ये है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि इन ट्रांजिट टाइम इज गिवन बाय, ट्रांजिट टाइम इज गिवन बाय, ऑप्शन आपके पास है ए में डी वाई भी, और ये भी के मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट आप पढ़ के चलिएगा। ठीक है, और भी बाय डी, और डी इंटू भी, और डी बाय 2 इसके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। आपके पास रहा 10 सेकंड का टाइमिंग और 10 सेकंड में ही आपको आंसर करना है, 10 सेकंड में ही आपको आंसर करना है। तो देखिए दोस्त, अब बात आता है यहाँ पे ट्रांजिट टाइम। तो आप लोग अगर कन्वेंशनल ट्यूब पढ़े होंगे, क्या
कॉन्वेंशनल ट्यूब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका कैथोड हो जाता है, ये एनोड, ये पोलैरिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं, कभी एनोड यहाँ भी हो, कैथोड यहाँ भी होगा। ये आपका सिंपली ग्रिड होता है, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग डी बोलते हैं, और इसी का यहाँ से यहाँ टाइमिंग यहाँ पे होता है टाउ, जो टाइमिंग लगता है इसी टाउ को हम लोग ट्रांजिट टाइम बोलते हैं, ठीक है। आप जो वेलोसिटी ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, कैथोड टू एनोड होता है, माने यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में जितना टाइमिंग लगता है किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो हम लोग ट्रांजिट टाइम जो लिखते हैं टाउ बराबर डी अपॉन वी नोट या फिर वी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर होता है, यानी इसका ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी अपॉन ये आपका डिस्टेंस शो करता है, और जितना वेलोसिटी ऑफ मतलब फास्ट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन फास्ट होगा, उतना ही ये डिपेंड करता है टाउ। अब यही टाउ जो होता है मेरे लिए एक एज ए फ्रेंडशिप पे बोले तो क्लिस्ट्रॉन के लिए वो एज ए फ्रेंडशिप बिहेव करना स्टार्ट। ये क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिनल टाइम से टाउ का वैल्यू कम जाने के कारण ये जो कन्वेंशनल ट्यूब में हाई फ्रीक्वेंसी का एक लिमिटेशन बनता है, जिसको ट्रांजिट टाइम इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, अब जल्दी से पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही इजी सवाल, और ये कहता क्या है कि टी मोड में क्या होता है। टी मोड में क्या होता है, ऑप्शन ये है इजेड इक्वल टू 0, एजेड इक्वल टू नॉट 0, EZ इक्वल टू नॉट 0, EZ इज इक्वल टू 0, EZ इज इक्वल टू 0, EZ इज इक्वल टू 0, और EZ इज नॉट इक्वल टू 0, EZ इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4th का कौन सा ऑप्शन सही है, 10 सेकेंड आपके पास है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। उसके बाद टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर व्हाइट बोर्ड, ओके। देखिए बात आता है टी मोड, यहां देखिए 2-3 क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर होगा। टी मोड में कहता है कि टी का सबसे पहले पूरा नाम होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोलराइज हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, और जो हम लोग प्रोपगेट करवा रहे हैं वो जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसा कि बात किया जाए, ये मेरा x है, ये y है, ये क्या है z, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यही है, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज करता है, ठीक है। तो जो पोलराइज करेगा प्योरली ट्रांसवर्स होगा, जो प्योरली ट्रांसवर्स होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मींस क्या होता है, टी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पोलराइज, मतलब क्या बोले तो ट्रांसवर्स होता है, प्योरली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्योरली ट्रांसवर्स। मतलब कहने का मतलब इजेड इक्वल टू 0 और एच जेड इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बोले तो 4th का सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, लेकिन यहां पे कोई और देखिए। अब बात करता है टीएम मोड का। टीएम मोड में क्या होता है, एच जेड जो होता है ना दोस्त, यही 0 होता है, और इजेड इज इक्वल टू नॉट 0 होता है। अब टीएम मोड में क्या होता है, दोनों इसमें प्योरली ट्रांसवर्स होता है, यानी इजेड एंड ये जेड इक्वल टू क्या होगा, 0। एक होता है हाइब्रिड मोड, क्या, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि दोनों इक्वल टू नॉट 0 होता है, इजेड एंड एच जेड इज इक्वल टू नॉट 0। अब ये 4 को क्वेश्चन जो है, ये 4 में से एक आपको फिक्स आना है, ये 4 में एक आपको फिक्स आना है एग्जाम में। लिख लो दोस्त, कोई यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, तुम लिख लो इसको कॉपी में, ये 4 में एक आपको आना ही आना है, ठीक है। तो 4 का सही ऑप्शन आपका ए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए और पढ़िए। 5 का आता ये है, बीच ऑफ द फ्लोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज करेक्ट। तो मैक्सवेल इक्वेशन आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए पर डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू नॉट 0, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, और कर्ली ऑफ ई इक्वल टू 0। तो आप लोग बताइए, 10 सेकेंड आपके पास है, फास्ट। सारे लोग जितने लोग नए अभी ज्वाइन हुए हो, सारे लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो
और उसको शेयर कर दो। जितने भी आपको पॉसिबल हो सके आपके मोबाइल में जितने भी मैक्सिमम कॉन्टैक्ट है आप उसको शेयर कर दो। आप उसको बता दो कि माइक्रोवेव अभी स्टार्ट है, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन अभी डील हुए हैं, टोटल 30 क्वेश्चन डील होना है। 30 क्वेश्चन मींस बता दे कि आपको अबाउट 100 क्वेश्चन डील होंगे। अब दोस्त 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको इस सेमेस्टर एग्जाम में बनाने हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ये 30 क्वेश्चन आप पूरा देख लेंगे तो एक ही ऑब्जेक्टिव आपको छूटने का भी चांसेस वहां पे रहेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप बल्कि आप स्किप करेंगे, नहीं देखेंगे, सोचेंगे कि चलो छोटा होना बाद में देख लेंगे, तो दोस्त ठीक नहीं है। मैं हम लोग जितना ये कर रहा है द पॉलिटेक्निक क्लासेस, ये आपके लिए कर रहा है। आप ही पीछे हट जाओगे तो बता दे कि हम लोग किसके लिए फिर करेंगे। तो आप लोग कोऑपरेट करो, आप लोग सपोर्ट करो, आपको हर एक चीज बताया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव है जो कि 4 मार्क्स अलग है, 6 मार्क्स अलग है, उसमें कौन कौन क्वेश्चन आपके आने हैं वो भी बताया जाएगा। क्योंकि एग्जाम के पहले एग्जाम लेने का मेन पर्पस हम लोग का यही रहता है कि मैक्सिमम एसबीटी का क्वेश्चन को हम लोग अटैच करवा दे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको एकदम सेम टू सेम आ जाए आपका एसबीटी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करता है मैक्सवेल इक्वेशन का। तो देखिए हम थोड़ा सा डीपली चल रहे हैं, वीडियो लॉन्ग होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बता दीजिए, तो हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आंसर बताने से आप सभी लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मैं तो ये नहीं जानता हूं कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जो मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा डीपली लेकर के आप लोगों को चलूंगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो दोस्त आप वैसा चीज पढ़ो जो एग्जाम में आ जाए, वैसा चीज मत पढ़ो जो अभी पढ़ो बाद में वो बेकामयाब हो जाए, ठीक है। तो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ एमसीक्यू हम लोग करेंगे, और एमसीक्यू को करते के साथ ही उसको डीपली में इससे और क्वेश्चन और क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है कितना, तो 5 मैक्सवेल इक्वेशन। तो आपको बता दें मैक्सवेल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशन आपको 4 तरह से पढ़ना है। क्या मैक्सवेल इक्वेशन 4 टाइप को पढ़ना है। सबसे पहले आपको होता है गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है। दूसरा क्या होता है गॉस जो फर्स्ट लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। गॉस लॉ में होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आपका D इक्वल टू रो होता है और डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए दोस्त यहां तो आपको आंसर आपको मिल गया, यहाँ पे आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया, यानी ये ऑप्शन जो यहाँ पे है ये करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत है। यानी 5 का देखा जाए तो 5 का कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। ये जो होता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक होता है, और ये जो होता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। उसके बाद आपको थर्ड में क्या पढ़ना है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन एक पढ़ना है फैराडे लॉ, और एक पढ़ना है आपका बोल दे तो एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। आता है तो फैराडे लॉ माइनस डोर बी बाई आपका डोर टी, और एम्पियर्स लॉ कहता है कि जे प्लस डोर डी बाई डोर टी, ठीक है। तो ये चारों आप याद करके रखिएगा, कभी भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है क्या, फैराडे लॉ का इक्वेशन माइनस डोर बी बाई डोर टी। एम्पियर्स लॉ को बी क्या है, मैग्नेटिक आपका फ्लक्स को डिनोट करता है। एम्पियर्स लॉ जे प्लस जे आप करंट डेंसिटी का शो करता है, जे प्लस डोर डी बाई डोर टी, ठीक है। तो ये आपको ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ना है। इसका एक इंटीग्रल फॉर्म होता है, एक डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये जो आपको बता रहे हैं ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसका इंटीग्रल फॉर्म भी होता है। तो ये आपको बताएंगे जहां पे सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलेंगे, और एक चीज और, जितने भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन है आप सारे लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर देना है, और सिंपली स्टोर पे जाना। स्टोर पे जाने के बाद माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे जाइएगा, वहां पे आप नोट्स में आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, क्या, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन आपके पास है वेव मीटर मेथड, स्लॉटेड लाइन मेथड, और बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन आपका है डी। तो दोस्त आपको बताया गया था यूनिट 5 डिटेक्टर में
डिटेक्टर में हम बताए थे कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का तरीका कितना था। तो 10 सेकेंड में आप लोग सभी कोई आंसर दे। तो आपको बता दे कि जो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं वो वेव मीटर मेथड से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या? वेव मीटर मेथड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से स्लॉटेड लाइन मेथड, एकदम ये सब्जेक्टिव में लेकर के चलिए। ये दोनों से हम मेजर करते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पे है कि द लीनियर बीम ट्यूब ओ टाइप ट्यूब इज। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है ग्रेट्रॉन, एम्प्लीट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन। तो बात आता है लीनियर बीम ट्यूब का। किसका? लीनियर बीम ट्यूब। अब इसी को बोलते हैं ओ टाइप ट्यूब। क्या बोलते हैं? ओ टाइप ट्यूब। ठीक है, ये कौन कौन होते हैं? तो अभी याद कर लेना है दोस्त। ये कप का होता है 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, 2 कैविटी। ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, और ये होता है TWT। बस ये 3 आप लोग याद रखना, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑप्शन में है तो आपको ऑप्शन में दिया गया है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का, तो ये आपका सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यूनिट 2 से सवाल है, आपके स्क्रीन पे है। उसमें पूछा जा रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर टनल डायोड। टनल डायोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? पहला ऑप्शन है इट इज हेवली पीएन जंक्शन, मतलब जंक्शन डायोड, यानी जो पीएन जंक्शन यहाँ पे बनता है, जो हम लोग टनल डायोड बनाते हैं, तो उसमें जो जंक्शन पीएन जंक्शन का हेवली डॉक्ट होता है, या फिर ये एक्सिवेट नेगेटिव रेजिस्टेंस को करता है, या फिर इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दिस। तो बताइए दोस्त आप लोग को इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? ये दोनों होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब हाईली डॉक्ट भी होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस भी एक्सिबिट करता है, और काफी ज्यादा और फेमस ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और 9 आपके स्क्रीन पे है, और अच्छा से 9 को पढ़िएगा। क्या? क्वेश्चन नंबर 9 को आप बहुत अच्छा से पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना दोस्त, उसको बनाने का तरीका जो है, आप ये नहीं है कि रटिए, हम बोलते हैं कि उसको समझिए, 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, पूरा तरीका से आपको समझ जाएगा। एग्जाम में बहुत टाइम मिलते हैं आप लोग को पढ़ने के लिए। अब 2 बार 3 बार पढ़ के तो देखिए, आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक मतलब एक अंदर से आवाज आएगा कि नहीं ये सही आंसर है। तो ये सब पे आप लोग फोकस करने का ट्राई किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 का क्या रहा है? 9 कह रहा है कि डॉट 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 जंक्शन इज कॉल्ड सीरीज जंक्शन और वोल्टेज जंक्शन। मतलब बताया जा रहा है कोई एक वेवगाइड है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो कौन सा मतलब कि डिवाइस है, इसको हम सीरीज जंक्शन नहीं बोलते हैं और वोल्टेज जंक्शन नहीं बोलते हैं। इसके ऑप्शन यहाँ पे है एच प्लेंटी, ई प्लेंटी और मैजिक टी और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्त, ये इसके 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसका सही आंसर जितने लोग को आता है वो कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, और जितने लोग को नहीं आता है टू बी कंसंट्रेटेड ऑन व्हाइट बोर्ड। ओके, जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दे। आपके पास जितने कांटेक्ट हैं, जितने ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार में तहलका मच जाना चाहिए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ये बोला जाए तो एसबीटी के क्वेश्चन आउट कर रही है। मतलब ये इतना बता दे आपको कि इसी में से आपको आएगा क्वेश्चन, इसी में से आएगा। कौन आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा तो इसी में से आएगा, इतना मुझे पता है। इसलिए आप लोग भी इसको फोकस ना करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
वो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके हाथ में मोबाइल है, आप जल्दी से जाइए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और पे बेल बटन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि यहां पे पूछा जा रहा है कौन सा सीरीज जंक्शन है और वोल्टेज जंक्शन है। तो आपको बता दें दोस्त, इसका सही आंसर और डायरेक्ट आंसर है ई प्लेन टी। क्या? ई प्लेन टी जो है एक सीरीज जंक्शन है और इसी को वोल्टेज जंक्शन है। देखिए ई प्लेन टी में होता क्या, ई प्लेन टी का एक नॉर्मल अगर आपको हम फिगर बना के बताएं ना तो कहिए कि सर आप तो फिगर ऐसे बनाते हैं। देखिए जनरली एक फिगर इस तरह से बनता है, इसी को 3D में इस तरह से किया जाता है। तो देखिए ऐसा, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्त ऐसा बनाना, आपको जो भी अच्छा लगता है बनाइए, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये और ये दोनों पार्ट जो होता है, जैसे इसको हम लोग पोर्ट 1 बोलते हैं, ये होता है मेरा पोर्ट 2 होता है, ये होता है पोर्ट 3, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्लेन टी कितने पोर्ट का जंक्शन मतलब डिवाइस है, तो 3 पोर्ट डिवाइस है। ये दोनों पोर्ट होता है कोलिनियर पोर्ट। क्या? कोलिनियर पोर्ट होता है। अब ये क्या होता है कि पोर्ट 3 से हम लोग इनपुट आप कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये आपको जो एस प्लेन टी से एस पैरामीटर एस मैट्रिक्स के आधार पे आप ग्राफ बना करके बताए थे, आप इनपुट कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए इसको सीरीज जंक्शन क्यों बोला जाता है। देखिए यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर से आपको पढ़ना होगा, तो पॉइंटिंग वेक्टर बराबर होता है ई क्रॉस एच, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड एच होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये पोर्ट 3 से हम लोग पावर को प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? पावर को यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पावर जो हम लोग देते हैं ना, ये 2 भाग में बढ़ता है। क्या? पावर जितना भी रहता है ये डिवाइडेड, जब यहाँ से इनपुट हम लोग देना स्टार्ट करते हैं तो पावर जो डिवाइड होता है इस पार्ट में, इधर भी P/2 हो जाता है, इधर भी P/2। अब पावर बराबर यहाँ पे हो जाता है ई क्रॉस एच पॉइंटिंग वेक्टर बराबर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है डिवाइड होता है। तो यहाँ जो डिवाइड होता है ना दोस्त, इलेक्ट्रिक E/2 इंटू एच हो जाता है और इधर भी E/2 इंटू एच होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं वोल्टेज से है, इसीलिए इसको वोल्टेज जंक्शन बोला जाता है। अब वोल्टेज कहाँ पे डिवाइड होता है, कौन सा सर्किट में डिवाइड होता है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है वोल्टेज डिवाइड होता है, इसीलिए इसको सीरीज जंक्शन ही बोला जाता है। सेम एज इट इज क्या होता है, एच प्लेन टी होता है, ठीक है। एच प्लेन टी भी 3 पोर्ट का होता है, बस ये पोर्ट क्या होता है ऊपर चला जाता है, यानी इसको हम लोग एच आर्म पोर्ट बोलते हैं और इसका यहाँ पे बोलेंगे ई आर्म पोर्ट। क्या? ई आर्म पोर्ट, ठीक है। तो एच प्लेन टी में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड किया जाता है, इसलिए एच प्लेन टी जो आपको है वो शंट जंक्शन और करंट जंक्शन होता है। ये क्वेश्चन 2 में से एक आपका एग्जाम में आएगा। मैजिक टी होता है क्या? मैजिक टी ई एंड एच प्लेन टी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे है। देखिए आप लोग कमेंट पे ध्यान कम दीजिए, बस जब हम बोलते हैं कि इसका आंसर देना है बस उसी टाइम आपको आंसर देना, इसके अलावा आंसर देने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। जब हम बोले तो फोकस कीजिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए, फालतू आप कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा ये रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी के कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है ओमेगा बाय बीटा और डी ओमेगा बाय डी बीटा है और बीटा बाय ओमेगा, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है ग्रुप वेलोसिटी। क्या? ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। और एक होता है जानता है क्या, फेज वेलोसिटी। एक ग्रुप वेलोसिटी ये होता है, एक होता है फेज वेलोसिटी, अब इसको बोलते हैं VG, ठीक है। एक होता है फेज वेलोसिटी। तो आपको बता दें क्या होता है फेज, इसको भी आपको हम डिक्लेयर कर दें। ये आपको हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, ये फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी की जो बोलते हैं ना, ये जो फेज वेलोसिटी के डायरेक्ट इक्वेशन ओमेगा बाई क्या होता है बीटा, ओमेगा बाई बीटा याद रखिएगा। आप देखिए दोस्त, आप पूछेगा सर ये कैसे आया, तो दोस्त देखिए हर एक चीज एमसीक्यू में पॉसिबल नहीं है, बट हम ट्राई कर रहे हैं हर एक चीज बताने का। बस आप VP बराबर याद कर लीजिएगा ओमेगा बाई बीटा, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ VP इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, मतलब इसको बाय डी ओमेगा बाई क्या हो जाएगा आपका डी बीटा हो जाएगा, यानी ग्रुप वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करेगा डी ओमेगा बाई डी बीटा और फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई बीटा, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी इज कॉल्ड
ग्रुप वेलोसिटी, ये याद रखिएगा, दोनों रिलेशन आपको याद रहे, काफी कंफ्यूजन होता है ओमेगा बाई बीटा, बीटा बाई ओमेगा में। तो आपको बता दे क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 10 था, और 10 का ऑप्शन आपका बी सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा। इसका जानते हैं दोस्त, आप पे अगर जाइएगा टेस्ट जो हम लिए हैं ना, टेस्ट में और इससे पहले जो भी और वीडियो हम 2019 और 2020 का जो बना करके दिए हैं, वहां प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्रीवियस ईयर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूट्यूब चैनल पे या सर्च कीजिएगा प्रीवियस ईयर 2020 पार्ट 1 और पार्ट 2 बाय अंशु सर, आपको आ जाएगा। तो आप वहां पे करके देखिएगा, बहुत ज्यादा डीपली में हम बताए हैं दोस्त, इसलिए यहाँ पे उतना डीपली हम नहीं जा रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। बोला गया है ए इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल बटा जी प्लस जे ओमेगा सी का अंडर रूट है। अब बोला जा रहा है इसमें देन ए रिप्रेजेंट, ऑप्शन है VSWR, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग जितना लोग जानते हैं 10 सेकेंड में आपके पास टाइम है, आप आंसर कीजिए 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड बोलते हैं, डेट मींस आप शुरू हो जाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो बोला गया है कि ए इक्वल टू क्या है अंडर रूट जेड प्लस जे ओमेगा एल बटा जी प्लस जे ओमेगा सी। तो देखिए दोस्त, ये फॉर्मूला एक जेड नोट बराबर भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बराबर दिया है, कोई बात नहीं, जेड नोट बराबर है, जेड नोट क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस आपको पढ़ना है। तो यही पूछ रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस का डिनोट कर रहा है, और ये आपका फॉर्मूला है जे। अब जेड क्या है आपका इंपीडेंस है, जी क्या है कंडक्टेंस है, और एल क्या इंडक्टेंस है, और सी यहाँ पे क्या है आपका कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको बताना था कि ये फॉर्मूला को देखते हुए पूछा जा रहा है कि ये क्या है, कहीं कहीं आपको जेड नोट भी मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस भी मिलेगा। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस का, जेड नोट भी रहा था तो भी किसको डिनोट करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस को ही डिनोट करता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन अभी बताएं ही, ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज अ फंक्शन ऑफ, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन कैसा है, तो ये बता दे। ऑप्शन आपके पास माइक्रो एम्पलीफायर, माइक्रोवेव ऑसिलेटर, और है हाई गेन कैविटी और एम्पलीफायर एज वेल ऑसिलेटर। तो आपको बताए थे कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या, एक ऑसिलेटर है, क्या ऑसिलेटर। इतना तो बताने वाला सवाल नहीं थे, पहले ही बताएं, जो बेसिक बता रहा है उससे सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। आप बेखूबी आप समझते रहिए, हर एक चीज को बारीकी से समझिए, क्योंकि जब तक बारीकी से आप नहीं समझिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन वहां कंफ्यूजन होंगे। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आप समझना है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है, एक ऑसिलेटर। अब लगा माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव ऑसिलेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का बी आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो 100 गीगाहर्ट्ज विल बी, यानी 100 गीगाहर्ट्ज का माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, और उसको आपको वेवलेंथ में बताना है कि 100 गीगाहर्ट्ज के लिए वेवलेंथ कितना होगा। तो ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं एक के। ऑप्शन आपके पास है क्या, 0.3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर और नन ऑफ दीज है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, दिया गया क्या है, ये बराबर क्या दिया है 100 गीगाहर्ट्ज। सारे लोग देखेंगे, ये हो सकता है 4 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है 4 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, ये बराबर कितना 100 गीगाहर्ट्ज, और क्या निकालना है, लेमडा बराबर भाट यानी वेवलेंथ निकालना है। तो हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बिनो डैट सी बराबर बता रहे हैं, इसके हम लोग जानते हैं ए बराबर सी बाई क्या होता है लेमडा। ठीक है, अब या फिर ये भी जानते हैं हम लोग क्या, ये भी जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है सी बटा ए। सी क्या, वेलोसिटी अप्लाई, वेलोसिटी अप्लाइड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 100 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज के मतलब 10 के पावर आपका 9। यही क्वेश्चन है। अब इसको सबको काट करना है, तो 10⁸ से 10⁸ काट देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10⁻1 बचेगा, क्योंकि अब ये 8 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये कट गया।
आप बताइए 10, अब यहाँ पे ऊपर में 3 है और 100 गुने 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये क्या चाहिए मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड है तो आप बताइए दोस्त कि मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में हमको क्या करना है, चेंज करें, या फिर इसको डायरेक्ट लिखिएगा तो क्या होगा बताइए, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 003 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यही होगा। अब बताइए कि इतना हो जाएगा, यहाँ पे फिर सेकेंड से यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट से सेकेंड कट गया। अब ये मीटर में है, ऑप्शन आपके पास मीटर में है तो नहीं, सेंटीमीटर में है तो मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 100 गुना करेंगे तो ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, माने 0.3 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखिए कैसे बनाए। सबसे पहले गीगाहर्ट्ज को कन्वर्ट कर लेना है एक फ्रीक्वेंसी में, 100 गुने 10⁹ हर्ट्ज हो जाएगा। अब इसको आप पुटअप कर दीजिएगा वहां पे और सिंपली काट गया। अगर मीटर में आंसर आएगा तो इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा, मीटर में रहेगा तो कितना हो जाएगा 0.003 मीटर हो जाएगा, मीटर में इतना हो जाएगा और सेंटीमीटर में 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो सही है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए 0.3 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देख रहे हैं किस तरह से पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग इस इजी न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आप लोग कितने लोग बताइएगा, ईमानदारी से हमें बताइएगा कितने लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे, ईमानदारी से बता दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती झूठ नहीं बोलेंगे। हम आपके पास नहीं तो मोबाइल से निकल करके आपको लोग को चेक करेंगे, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, कि कितने लोग के पास कॉपी और पेन अभी है और लेकर के वो बैठे हैं। नहीं तो अब देर नहीं लगेगा हमको, आप सभी को हम देख रहे हैं, इसमें आप ये सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये दोस्त ये चक्कर में ना रहे, मैं सभी लोग को देख रहा हूं कौन क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे से कौन पढ़ रहे हैं, इसलिए टेंशन ना लीजिए। अब ऐसा अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो कुछ खोज करेंगे कि आपको मोबाइल से निकल करके वहां पे जाकर चेक कर लेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे दोस्त, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से पढ़िए, किसी भी तरीका से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ट्रांजिट टाइम इज रेपलर स्पेस ऑफ रिफ्लेक्स क्रिस्टोन विल बी। अब रिफ्लेक्स क्रिस्टोन का आपको क्या करना है कि ट्रांजिट साइकिल जो होता है, क्या होता है ट्रांजिट साइकिल, जो हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, यही तो ट्रांजिट साइकिल है, यही तो ट्रांजिट साइकिल है, यही ना ट्रांजिट साइकिल। हम लोग यहाँ पे किसका एप्पल के डायग्राम अगर आप लोग बनाए होंगे तो सारे स्टूडेंट को पता, इस पॉइंट से हम लोग लेकर के चलते हैं, इस पॉइंट से लेकर के चलते हैं, इस पॉइंट से लेकर के, एक यहाँ पे क्या रहता है, ये मेरा रेपलर स्पेस रहता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रेपलर स्पेस पे क्या आता है, एक सेम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन सारा का फिर क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। अब इसको हम लोग पॉजिटिव से टकराते हैं या फिर यहाँ पॉजिटिव से टकराते हैं तो ये इस तरह से आता है, आप लोग अगर बनाए होंगे तो इस तरीका से, ये एप्पल के डायग्राम है। तो इसका ट्रांजिट साइकिल जो हम लोग निकालते हैं, इसी से निकालते हैं, ये ट्रांजिट साइकिल कितना होगा, ठीक है। तो ट्रांजिट साइकिल जो आपको लोग निकालना रहता है, यहाँ से 1 2 ठीक है। तो इस तरीका से इधर से 1 और इधर से 2, इस तरह से अगर टोटल 4 है तो इसको हम लोग काउंट करके चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो साइकिल होता है वो बता दे कि n+3/4 होता है, क्या होता है, n+3/4 होता है, जहां n बराबर क्या होता है आपका 0 1 2 3 4 5, ठीक है। n के वैल्यू क्या होगा, n बराबर 0 1 2 3 4 5, सबसे मोड करेंगे 0/4 मोड होता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/4। इसको बहुत डीपली में हम लोग रिफ्लेक्स क्रिस्टोन में कर चुके हैं, ठीक है। ये कैसे आता है इसको भी हम लोग देख चुके हैं। अगर जीरो साइकिल की बात करेंगे तो हम लोग 1 2 3 के लिए बात करेंगे, मतलब ये रेफरेंस आपका जो यहाँ पे रहेगा, रेफरेंस यहाँ पे रेफरेंस रहेगा, ये मेरा रेफरेंस, यहाँ से रेफरेंस काउंट करना 1 2 3, यानी फर्स्ट मोड के लिए क्या होगा 1 2 3, मतलब अगर 4 पार्ट देखिए रेड पेन सबको बता रहा है, ये 3/4 के चल, फर्स्ट साइकिल की बात करेंगे यानी ये पूरा साइकिल नहीं कंप्लीट, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट साइकिल मेरा यहाँ कंप्लीट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब 1 मानते हैं, 2 ये 3 है 4, टोटल 4 में, टोटल कितना 4 में कंसीडर कितना हो रहा है, तो 1 2 और 3, ये होता है 3/4। सेकेंड साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगा, मेरा यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो ये 1 2 3, अब यहाँ से चलेंगे यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट होगा, 1 2
3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3/4। फिर आगे जाएगा यहाँ पे, यहाँ कंप्लीट होगा तो 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, यहाँ क्या हो जाएगा इधर से ये 3/4 ये 1 और ये फिर 1 यानी 2 + 3/4। इस तरह से ये साइकिल काम करता है, यानी जो ये टाइम ड्यूरेशन शो करता है ये किसका ट्रांजिट टाइम का ही वैल्यू शो करता है। तो आई होप हम समझाने का ट्राई किए और आप लोग को हो सके कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आया हो दोस्त, क्योंकि हम इतना डीपली में यहाँ पे गए नहीं है। अगर आप लोग पढ़े होंगे एप्पल के डायग्राम रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का तो वो सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि हम ऐसे क्यों, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है बहुत सारे लोग डिफरेंट कोचिंग से पढ़ करके आए हैं, कोई सेल्फ स्टडी करके आए हैं। तो सब लोग अगर पढ़े होंगे तो जो जितना लोग ऑफलाइन से है और ऑनलाइन से कनेक्टेड है वो सारे स्टूडेंट को तो हमें नहीं लगता है कि ना समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा से बहुत बार इस चीज को हम बताए हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, तो ये क्या होता है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा n + 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का और क्लिस्ट्रॉन का भी, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का भी सेम ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपको याद करने वाला चीज है, आपके स्क्रीन पे है। पूछा यह गया है आपसे कि माइक्रोवेव पावर इज मेजर्ड बाय, माइक्रोवेव पावर इज मेजर्ड बाय, कि माइक्रोवेव पावर को मेजर कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है माइनोमीटर, नैनोमीटर, केडब्ल्यूएच मीटर और बोलोमीटर। तो इसका याद कर लीजिएगा दोस्त, बोलोमीटर के द्वारा माइक्रोवेव पावर को मेजर किया जाता है। और ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे तरफ से है जो इस क्वेश्चन में मतलब कि एग्जाम के पहले एग्जाम में नहीं दिया गया। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, क्या इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, सारे जरा कमेंट करके बताइए कितना होता है फ्री स्पेस का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ये होता है 120 पाई या फिर 377 ओम। ये याद रखिएगा दोस्त, काफी इंपोर्टेंट है। VVI आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम सेंटर में जरूर याद आएंगे कि अंशु सर बताए थे हमें कि ये क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में रहेगा 120 पाई भी रह सकता है और 377 ओम भी रह सकता है और तीसरा ऑप्शन बोथ A एंड B भी रह सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या रहेगा दोस्त, रहेगा आपके पास 120 ओम, 377 ओम, बोथ ए एंड बी और नोट रहेगा। तो इस केस में आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त कि यहाँ पे 120 ओम लिखा हुआ है ना कि 120 पाई ओम लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। आपके पास आंसर होगा 377 ओम का। अब इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग रटते रहते 120 पाई, अब पाई को यहाँ से हटा दिया जाता है। पाई ना लिख करके क्या लिख दिया जाता है 120 ओम, जो कि ये पूरा का पूरा गलत है। इसका क्या होगा 120 पाई ओम होगा। समझ गए? अगर ई पाई के मान आप 3.1 पर बैठाते हैं तो 377 ओम आता है। अरे क्लियर? इफ ऑल आर यू क्लियर देन गिव मी वन थंब। अगर आप सभी क्लियर हैं तो एक थंब देकर के बता देंगे हमें कि यस सर क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम नहीं दिए थे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 15 तक हो गया है, तो अब बात करते हैं 16 का। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, कहता ये है कि बीच ऑफ द पर्पस डायरेक्टेड डायोड इज नॉट यूजफुल एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। अब बात किया जा रहा है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे सारा कुछ को ऑपरेट हम करवाएंगे। तो कहा यह रहा है कि जो हम लोग डायरेक्टेड डायोड पढ़े हैं कि उसमें से कौन सा एक ऑप्शन में है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं कर पाता, यानी उसके लिए हम यूज नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन आपके पास है और ऑप्शन है एज अ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर, फॉर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन और फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनिंग। तो दोस्त आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट को ये अगर क्लियर है कि डायरेक्टेड डायोड का एप्लीकेशन जितने भी स्टूडेंट का क्लियर है वो तो तुरंत आंसर दे देंगे। तो जल्दी से दे करके बताइए आंसर को। और
बताता कि वेक्टर डायोड को एज अ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर यूज किया जाता है। ध्यान देंगे, एज अ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं। तो दोस्त हम जानते हैं कि पैरामीट्रिक एम्पलीफायर यूज करेंगे तो उसको एज अ ऑसिलेटर यूज नहीं करेंगे, एज अ ऑसिलेटर यूज नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा। इसको ऑसिलेटर में यूज नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि नोट बोला है, तो इसको ऑसिलेटर ही आंसर हो जाएगा कि इसको ऑसिलेटर के जैसे यूज नहीं करते हैं, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनिंग के लिए भी वेक्टर डायोड यूज करते हैं, लेकिन ऑसिलेटर के लिए नहीं करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी इज राइट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और इसको भी वीवीआई के पावर एन कर लीजिए। और क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये हमको नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ना पता हो। कोई है वैसा जिनको ना पता होगा? ऑप्शन आपके पास है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट करता है, क्लिस्ट्रॉन जो ऑपरेट करता है वो करता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। क्या? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। बस याद रखना है, आंख मूंद लेना है ऐसे, एकदम आंख मूंद लेना है ऐसे, और याद रखना है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग आंख मूंद के याद कर लिए होंगे। और ये क्वेश्चन आपके छपा हुआ है कहाँ पे? तो आपका सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि एसबीटी का क्वेश्चन आउट हो रहा हो, कोई बात नहीं है दोस्त। अब आज चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करते हैं। 18 में क्या पूछा हुआ है? 18 आपके पास है मैग्नेट्रॉन ही जाता। अभी बताएं मैग्नेट्रॉन क्या होता है। तो मैग्नेट्रॉन जब हम लोग एक बता दें कि मैग्नेट्रॉन है क्या है, एम टाइप ट्यूब है। मैग्नेट्रॉन कैसा ट्यूब है? एम टाइप ट्यूब है, इसी को बोलते हैं क्रॉस फील्ड ट्यूब। कैसा? क्रॉस फील्ड ट्यूब। ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्त? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए इसको क्रॉस फील्ड ट्यूब बोला जाता है, और इसी को एम टाइप ट्यूब बोला जाता है। ये कैसा है? तो ये एक हाई पावर ऑसिलेटर है। कैसा है? एक हाई पावर ऑसिलेटर है। कैसा है? हाई पावर ऑसिलेटर। और इसको बोलते हैं हाई पावर सोर्स भी है। माइक्रोवेव सोर्स कौन है? तो यही है। माइक्रोवेव ओवन कौन है? तो मैग्नेट्रॉन ही है। वेवगाइड भी मैग्नेट्रॉन ओवन है, याद रखिएगा दोस्त। वेवगाइड भी वेवगाइड माइक्रोवेव ओवन है, मैग्नेट्रॉन भी माइक्रोवेव ओवन का पार्ट है। मैग्नेट्रॉन एक क्या है? हाई पावर ऑसिलेटर है। मैग्नेट्रॉन एक क्या है? सोर्स है। कितना क्वेश्चन याद रखिएगा मैग्नेट्रॉन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कुछ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में छपे हुए हैं, यानी एमसीक्यू में ये छपे हुए हैं। सारे लोग पढ़िएगा, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। क्या? न्यूमेरिकल पार्ट है। पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, यानी फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? तो सी स्क्वायर होता है। यानी याद रखिएगा दोस्त, ये कैसे होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन जो आता है इस तरीके से, c इंटू अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और एक आता है c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है कि ये से ये कैंसिल आउट हो जाता है, c इंटू सी क्या होता है? सी स्क्वायर हो जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। पहला ऑप्शन ये क्या है? से क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये भी वीवीआई के पावर आपके लिए n है। जल्दी से आप लोग जो लोग अभी नए आए हैं सबसे पहले शेयर कर दें,
जहां तक जितना भी कंटेक्ट आपके अंदर में है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट का, जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना भी नए स्टूडेंट अभी आए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है और ये कहता क्या है? कहता ये है कि बीच द कपलिंग फैक्टर सी इज डिफाइंड एज, यानी आप क्या करता है कपलिंग फैक्टर को डिफाइन करना है। कहां से है? तो कपलिंग फैक्टर बराबर आपसे पूछा गया है कि इसको डिफाइन हम लोग क्या कैसे करते हैं। तो ये डायरेक्शनल कपलर से आपको क्वेश्चन है, तो आपको बता दें डायरेक्शनल कपलर के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सा? तो एक फर्स्ट है कपलिंग फैक्टर, और दूसरा है आपका डायरेक्टिविटी, और तीसरा है आपके पास आइसोलेशन। क्या? आइसोलेशन। किसी भी आपको एक पूछ सकता है। हम कपलिंग फैक्टर का पूछिए तो कपलिंग फैक्टर का क्या होता है, तो आपको बता दे कपलिंग फैक्टर जो होता है इसका वैल्यू ये होता है 10 लॉग। कपलिंग फैक्टर बराबर होता है 10 लॉग पी बाई पी एफ। पी आई आपका इनपुट पावर है और पी एफ आपका फॉरवर्ड पावर है। पी एफ आपका क्या है? फॉरवर्ड पावर है। तो याद रखिएगा कपलिंग फैक्टर का ये वैल्यू। उसके बाद एक डायरेक्टिविटी आता है, तो डायरेक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है? तो डायरेक्टिविटी का वैल्यू होता है पी आई बाई पी बी, यानी पी आई डायरेक्टिविटी 10 लॉग पी आई बाई पी पी। आइसोलेशन का क्या होता है? आइसोलेशन का ये जो होता है आइसोलेशन बराबर आपको बता दे, आइसोलेशन बराबर सी प्लस डी होता है। यानी सी प्लस डी का है तो क्या होता है कि यहां से आपको कपलिंग फैक्टर प्लस डायरेक्टिविटी का इक्वल होता है आइसोलेशन। यानी ये जो वैल्यू आता है 21 में क्या पूछा हुआ है, 21 में क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 कहता ये है दोस्त कि ये तो एन एटूनेटर इज यूज्ड इन टीडब्ल्यूटी। जो हम लोग टीडब्ल्यूटी बनाते हैं, मान लेते हैं कि मेरा टीडब्ल्यूटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है, मान के चलते यहाँ पे हेलिक्स लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लगता है? कलेक्टर लगा हुआ रहता है। तो देखिए हम ये नहीं बता रहे हैं, अब एक एटूनेटर यहाँ पे, एक एटूनेटर यहाँ पे लगा रहता है, यही एटूनेटर होता है। मेरा मेन पर्पस है बताने का। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये जो एटूनेटर लगा हुआ है दोनों, ये किस लिए यूज किया जाता है? तो आपको बता दे कि ये जो प्रिवेंट ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशंस को रोकने के लिए, कि इधर से कोई इनपुट आउटपुट का कोई पार्ट इधर से इनपुट में ना आ जाए। अगर आ जाएगा तो ये एम्पलीफायर से क्या हो जाएगा? ऑसिलेटर। इसलिए इसी को रोकने के लिए यहाँ पे एटूनेटर लगा जाता है। यानी ये ऑसिलेशंस को क्या करना, रोकने के लिए क्या लगा जाता है? एटूनेटर। यानी ऑप्शन ए आपका सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने का भी आपका जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए और है इंक्रीज गेन, प्रिवेंट सैचुरेशन, हेल बंचिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑसिलेशंस को रोकने के लिए हम लोग एटूनेटर को, ये क्या है, एटूनेटर को यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 आपको पहला क्वेश्चन, शायद पहला नहीं तीसरा या चौथा क्वेश्चन जब टी मोड के लिए, सॉरी चौथा क्वेश्चन था वहां पे बताए थे, वही बताना टीईएम मोड के लिए क्या होता है। यानी इसमें क्या होता है? इजेड इक्वल टू 0 और एजेड इक्वल टू 0 दोनों 0 होता है। ये आपका सही होता है। प्योरली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर क्या होता है? प्योरली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड टीएमओ। टीएम मोड मतलब ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसमें रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पे है और कहा रहा है ये कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर VSWR। सबसे पहले हम लोग देखेंगे VSWR का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे VSWR का पूरा नाम क्या होता है। VSWR यानी VSWR इसका पूरा नाम होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो किसका होता है? तो ये होता है Vmax अपॉन Vmin का रेशियो होता है, रेशियो। ठीक है, ये बराबर एक होता है 1 माइनस शायद रो 1 प्लस रो, यानी रो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। Vmax बाई Vmin होता है इसका रेशियो। तो चलिए अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
किसका जो VSWR के लिए करेक्ट वैल्यू जो होता है, तो आपको बता दे दोस्त, इसका वैल्यू जो होता है 0 to सॉरी इसका जो वैल्यू लाइज करता है 1 to इनफाइनाइट, यानी एस का जो वैल्यू लाइज करता है कहां से 1 to इनफाइनाइट, यानी VSWR का वैल्यू कहां से 1 to इनफाइनाइट लाइज करता है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद सी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 बोला पैराबोलिक एंटीना इज ओमी डायरेक्शनल नॉन रेजोनेंट ए फिगर ऑफ 8 हाईली डायरेक्शनेबल। तो यहाँ पे आपको बता था कि यहाँ पे देखिए ये लास्ट ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है दोस्त, कि यहाँ जो पैराबोलिक एंटीना आपको जो होता है ये हाईली डायरेक्शनल होता है। क्या हाईली डायरेक्शनल होता है, DIRECTION, हाईली डायरेक्शनल। याद कर लीजिएगा ये क्या होता है, पैराबोलिक एंटीना क्या होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है। ओमी डायरेक्शनल याद नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा ओमी डायरेक्शनल ये नहीं होता, ये होता हाईली डायरेक्शनल होता है। सारे लोग इस पॉइंट को ध्यान देंगे और ये BBI क्वेश्चन आप लोग के लिए है एंटीना से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 आपका इधर है। क्वेश्चन नंबर 26 है पैराबोलिक एंटीना इज कॉमनली यूज्ड। तो आप जो पैराबोलिक एंटीना सबसे पहले तो हाई डायरेक्शनल है, तो इसका जो यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाता है। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है 50 किलोहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज और 5000 मेगाहर्ट्ज। तो जो सबसे ज्यादा हायर वैल्यू रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 5000 मेगाहर्ट्ज इसका डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा, यानी 26 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो लोग पीडीएफ चाहते हैं कि एग्जाम के पहले एग्जाम का पीडीएफ मिले, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पे आपको ये सारा कुछ अवेलेबल है। और जितने भी सब्जेक्ट का चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, एडवांस कम्युनिकेशन चाहिए, डिजिटल 2 चाहिए, सिग्नल एंड सिस्टम चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे सारा कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल है और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप सारे स्टूडेंट वीडियो को जरूर डाउनलोड करेंगे, ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे और वीडियो देखेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ने का ट्राई करेंगे और कॉपी में जरूर मेंटेन कर लेंगे, जैसा कि आप लोग को विराज सर बताए थे। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है और 27 आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। और मात्र 3 क्वेश्चन लेफ्ट रह गए हैं। कितने? 3 क्वेश्चन लेफ्ट रह गए हैं ग्रुप ए का ओनली 3 क्वेश्चन लेफ्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर TWT का पूरा नाम ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ठीक है। ये क्या है? एक एम्पलीफायर है। कैसा एम्पलीफायर है? तो ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर है, यानी बहुत बड़ा ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर है। याद रखिएगा ये दोस्त, ठीक है। आप बताता है किसके लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है हेलिक्स को, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि इट हैज टू कैविटी, तो कैविटी तो इसके पास होता नहीं है। कैविटी क्या होता नहीं है। इट इज ब्रॉडबैंड डिवाइस, तो यस ब्रॉडबैंड डिवाइस है। इट इज नॉट यूज हेलिक्स, इट इज नॉट यूज हेलिक्स, क्या इसमें हेलिक्स यूज नहीं किया जाता है? तो दोस्त हेलिक्स यूज किया जाता है, हेलिक्स यूज किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन इसमें हेलिक्स यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है हेलिक्स इज नॉट यूज। पहला ऑप्शन है कि इट हैज 2 कैविटी, इसके बाद 2 कैविटी होते हैं तो नहीं होते हैं। ब्रॉडबैंड डिवाइस होते हैं तो ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर होता है, इसमें हेलिक्स यूज नहीं किया जाता है तो किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर ओनली बी होगा। याद रखिएगा दोस्त, कंफ्यूजन कहीं कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन नहीं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हर एक प्रॉब्लम का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन द पॉलिटेक्निक क्लासेस है। यानी यहाँ पे हर एक तरीका से क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कहां पे तुम गलत कर सकते हो, किस पॉइंट पे गलत कर सकते हो। तो इसी पॉइंट पे तुम लोग गलत करोगे कि यहाँ पे पढ़ोगे नहीं अच्छा से ऑप्शन कहेगा हेलिक्स का यूज किया जाता है, ब्रॉडबैंड डिवाइस वो मार दो बोथ बी एंड सी, तो गलत करके आएगा तो फिर कहेगा ओ हो गलत हो गया। तो ये सब गलत नहीं करना है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का बी, इट इज ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर, यानी ब्रॉडबैंड डिवाइस आपका सही हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का आता ये है कि इन इम्पैक्ट डायोड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ड्यू टू ट्रांजिट टाइम डिवाइस। तो इम्पैक्ट डायोड में जो होता है फेज डिफरेंस होता है दोस्त, देखिए ये होता है ये डीसी वैल्यू पर इस पे क्या एसी वैल्यू को सुपर इम्पोज किया जाता है। तो यहाँ से एक ग्राफ आता है हाफ क्वार्टर से, और यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बनता है, एक ऐसा यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है, यहाँ पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, एक 90 डिग्री आपका यहाँ पे बनता है। ये दोनों 90 डिग्री का वजह से 180 डिग्री का करेंट और वोल्टेज में आउट ऑफ फेज यानी इसको क्या मिलता है हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इम्पैक्ट डायोड में करंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री ट्रांजिट टाइम इफेक्ट जो होता है, जिसके कारण क्या होता है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर था टॉप का 28। चलिए हम लोग बात करते हैं 29 क्वेश्चंस का। और 20 ये क्वेश्चन इजी है और काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए। काफी सारे क्वेश्चन वैसा ही है दोस्त, ऐसा नहीं है कि एक ही है। तो आप देख रहे होंगे आप 2000 मतलब कि जितना से उठाए क्वेश्चन लगभग आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको लगभग क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, वेवगाइड सपोर्ट, वेवगाइड जो सपोर्ट करता है तब को बता दे वेवगाइड क्या, वेवगाइड को अगर हम तोड़ेंगे तो वेव मतलब ईएम वेव हो जाएगा, और गाइड मैंने रास्ता देना, जो ईएम वेव को गाइड प्रोवाइड करता है, रास्ता देता है, जहाँ जाने का कहता है कि इधर से जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, उसी को हम लोग वेवगाइड बोलते हैं। और वेवगाइड कितने तरीका का होता है, 5 तरीका का होता है। पहला रेक्टेंगुलर वेवगाइड, दूसरा सर्कुलर वेवगाइड, तीसरा इलिप्टिकल वेवगाइड, चौथा सिंगल रिजिड वेवगाइड, और पांचवा डबल रिजिड वेवगाइड। अब आपको डिपेंड करता है कि आप कौन वेवगाइड यहाँ पूछ रहा है। अभी तो सिर्फ वेवगाइड है तो बस वेवगाइड क्या है, सिंगल कंडक्टर लाइन है। क्या है, सिंगल कंडक्टर लाइन है। और सिंगल कंडक्टर लाइन जो होता है ये होता है टी एंड टीएम मोड को एग्जिस्ट करता है। मल्टी कंडक्टर लाइन जो होता है टीईएम मोड को एग्जिस्ट करता है। मल्टी कंडक्टर लाइन में क्या आता है, कोएक्सियल लाइन आता है। मल्टी कंडक्टर लाइन इसमें क्या आता है, कोएक्सियल लाइन आता है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन आता है, कोएक्सियल लाइन आता है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन, ये सब क्या है, ये टीईएम मोड में आता है। और सिंगल कंडक्टर लाइन जो कि वेवगाइड आपको पढ़ना है, और टीएम मोड एग्जिस्ट करता है। मल्टी कंडक्टर लाइन टीईएम मोड एग्जिस्ट करता है, जैसे में कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल लाइन जो है टीएम मोड को एग्जिस्ट करता है। कोएक्सियल लाइन एक मल्टी कंडक्टर लाइन है। तो अब काफी इस सब है, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या 29 का डी सही हो जाएगा, टी एंड टीएम मोड ओनली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये क्वेश्चन एंटीना से, हॉर्न एंटीना यूज्ड फॉर माइक्रोवेव सिग्नल। माइक्रोवेव सिग्नल के लिए हॉर्न एंटीना क्यों यूज किया जाता है, तो आप बता दे दोस्त। माइक्रोवेव सिग्नल में हॉर्न एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो दोस्त 30 क्वेश्चन हम लोग ग्रुप ए को कवर कर लिए। ठीक है, ग्रुप बी आप लोग को आप क्वेश्चन डाउनलोड कीजिएगा, वहां सब बनाइए। काफी देर से आप लाइव बने हुए हैं मेरे साथ। तो दोस्त आप बता दें कि देखिए एग्जाम के पहले एग्जाम का भी पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। तो दोस्त अब आप लोग को क्या करना है, आप पूरा मतलब कि दिल से मेहनत करना है, आप लोग को पूरे लगने के साथ मेहनत करना है। जिस तरीका से हम लोग किसी चीज को आने का वेट करते हैं, आप लोग को वो आ भी रहा है और जा भी रहा है। मतलब ये लास्ट सेमेस्टर भी है और ये अच्छा करना भी है आप लोग को। तो एक लगन के साथ आप लग जाइए, हर एक सब्जेक्ट को मजबूती से पढ़िए, हर एक चीज को रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास
नॉलेज का भंडार हो गया है। अब आशा मत रखिए कि अब और भी कहीं कुछ आएगा। अब क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टक्कर में। जितना कुछ द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा दिया गया है बस उसको रिवीजन करके एक बार रखो। द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे जितना भी एग्जाम के पहले एग्जाम और या टॉपिक वाइज डीपीपी जो अवेलेबल है उसको आप प्रैक्टिस कर लो दोस्त। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। मैं चैलेंज आप लोग को करता हूं, हर एक क्वेश्चन हर एक तरीका से डील करके आइएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोग को बता दिया गया। आप देखे थे कल सिग्नल सिस्टम में कितने बारीकी ढंग से, कोई नहीं ऐसा करता है दोस्त पूरे बिहार में कि सिग्नल सिस्टम का स्टेप बाय जाकर के लाइव आकर के सोल्यूशन दे। ऐसा कोई नहीं करता है कि बोर्ड पर आकर के माइक्रोवेव का हर एक क्वेश्चन को डील करे, डिजिटल 2 का हर एक क्वेश्चन को डील करे, मैनेजमेंट डील करे, एडवांस कम्युनिकेशन डील करे। लेकिन आपके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस तत्पर है हर एक चीज के लिए कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो बता दें कि एक ग्रुप ए आपका बहुत अच्छा से आप क्लियर कर चुके हैं। आप सोचिएगा कि आज पढ़ लिए तो मेरा सब दिन का होगा, तो नहीं दोस्त, ये कभी नहीं होगा जब तक कि आप रिवीजन नहीं करते हो। आप रिवीजन करोगे तभी ये माइक्रोवेव आपके साथ रहेगा, वरना ये भी आपके साथ छोड़ देगा। जैसा कि होता है ना कि किसी चीज को हम जितना नजदीक लाते हैं, जितना अपने पास रखते हैं, वो चीज उतना पास रहना चाहता है। जो चीज को हम अपने दूर से दूर करते हैं वो दूरी बनाता है। तो आपको क्या करना, हर एक सब्जेक्ट को अपने पास में आप रखना, ज्यादा नहीं दोस्त, कम से कम बात मान के 15 दिन भी रख लो। 15 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छा से एग्जाम चला जाएगा। कहीं इधर उधर अब मत ताको, मत देखो, जितना तैयारी हो गया है उसी को रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जितना कुछ तुम्हारे पास कंटेंट आ गया है उसी कंटेंट को आप माइंड में स्टोर करने की क्षमता रखो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन था दोस्त आप लोग के लिए। और बता दें कि ग्रुप बी का भी आपको बहुत जल्द आएगा। ग्रुप बी में आपको किस तरीके से 4 मार्क्स में क्वेश्चंस को लिखना है, 6 मार्क्स में किस तरह लिखना है, ये आपको आएगा, ठीक है दोस्त। तो आप लोग लाइव बने हुए हैं, अभी से आप लोग को पढ़ना है डेली, कम से कम 1-2 बजे रात तक आप लोग पढ़िए, 1-2 बजे रात तक। अभी आप लोग को टाइम है 14 से 15 घंटा पढ़ने, ये कम से कम इतना पढ़िए ना, कभी कहीं पे आपको टाइम देना है। बस जहां पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से वीडियो आती है या फिर और कहीं से भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होती है कि हमारा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्लास कीजिए, हम ये मना नहीं करेंगे दोस्त। लेकिन आप फालतू समय मत बर्बाद कीजिए। आपको पास ये जो वैल्यूएबल टाइम है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए है, ठीक है, इस सेमेस्टर के लिए ही नहीं। तो ये आपको इतना कम से कम पढ़ना है, ठीक है। आप ग्रुप बी को नेक्स्ट आएगा, तो ठीक है दोस्त, चलते हैं। आप लोग से विदा लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। और अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। और लास्टली बात, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप द पॉलिटेक्निक क्लासेस प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके सारा एग्जाम के पहले एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे हैं ना किस तरह से लिया गया है, अब सारे क्वेश्चंस को वहां से कवर करिए और एक कॉपी में नोट करके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है दोस्त। तो इसी सब बातों के साथ आज माइक्रोवेव समाप्त हुआ, एग्जाम के पहले एग्जाम समाप्त हुआ। बहुत जल्द आप लोग को 15 तारीख को एग्जाम के पहले एग्जाम का टॉपर घोषित होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर, तीनों को आप लोग को बता दिया था पहले थी कि फर्स्ट सेकंड जो टॉप आएंगे उनका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, आपके सामने नजर आएंगे वो कौन स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के पहले एग्जाम द पॉलिटेक्निक क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर के आए हैं। तो ठीक है दोस्त, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।